नमस्कार, द बुक पॉड में आपका स्वागत है। मैं हूं आपकी होस्ट काजल। और मैं हूं आपका दोस्त आर के। काजल, क्या आपने कभी सोचा है कि जापान के ओकिनावा के लोग 100 साल से भी ज्यादा कैसे जीते हैं, और वो भी बिना किसी बीमारी के, हमेशा खुश और एक्टिव रहकर? ये तो पूरी दुनिया के लिए एक रहस्य है आर के। हम यहाँ 60 की उम्र में रिटायर होकर चारपाई पकड़ लेते हैं और वहाँ 90 साल का इंसान भी खेत में काम करता है। आखिर उनका राज क्या है? उनका राज एक जापानी शब्द में छिपा है जिसका नाम है इकिगाई। इसका मतलब है सुबह उठने की वजह या जीने का मकसद। आज हम जिस इंटरनेशनल बेस्ट सेलर किताब को डिकोड करने जा रहे हैं, वो आपको बताएगी कि अपनी जिंदगी का इकिगाई कैसे ढूंढा जाए, कैसे अपनी पैशन, मिशन, वोकेशन और प्रोफेशन को मिलाकर एक ऐसी जिंदगी जी जाए जो लंबी भी हो और खुशहाल भी। तो अगर आप अपनी बोरिंग लाइफ से थक चुके हैं और जानना चाहते हैं कि वो कौन सी चीज है जो आपको रोज सुबह बिस्तर से खुशी खुशी उठने पर मजबूर कर दे, तो ये एपिसोड आपकी जिंदगी बदल सकता है। चलिए जापान के इस जादुई रहस्य को जानते हैं सिर्फ द बुक पॉड पर। तो आज हम एक बहुत ही दिलचस्प सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं कि एक लंबी, सेहतमंद और खुशहाल जिंदगी का राज आखिर है क्या। ये हमें जापान के एक छोटे से द्वीप तक ले जाएगा जहाँ दुनिया में सबसे ज्यादा लोग जीते हैं, वो भी खुशी खुशी। बिल्कुल। और हमारा मिशन सिर्फ ये जानना नहीं है कि वो क्या खाते हैं या क्या करते हैं। हमारा मिशन उस सोच को, उस फलसफे को समझना है जो उनकी जिंदगी की बुनियाद है। और यही है इकिगाई। हाँ, यही है इकिगाई, जिसका एक मोटा मोटा मतलब निकालें तो सुबह बिस्तर से उठने की वजह। सुबह उठने की वजह, ये सुनने में ही कितना गहरा लगता है। तो चलिए इसी विचार को थोड़ा खोलते हैं। इकिगाई। स्रोत ये कहते हैं कि जापान में हर किसी का एक इकिगाई होता है। मतलब हर इंसान के अंदर जीने की एक खास वजह छिपी होती है। बिल्कुल, बस उसे ढूंढने के लिए थोड़ा सब्र चाहिए होता है, थोड़ा खुद के अंदर झांकने की जरूरत होती है। और ये कोई सिर्फ फिलॉसफी की बात तो नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसका सीधा असर उनकी जिंदगी और उनके काम पर दिखता है। क्या है कि जापान में, जैसा स्रोत बताते हैं, पूरी तरह से रिटायर होने को कोई पक्का कॉन्सेप्ट ही नहीं है। अच्छा। हाँ, ऐसा नहीं है कि 60 के हुए और काम बंद। लोग वो काम करते रहते हैं जिससे उन्हें प्यार है, जब तक उनका शरीर साथ देता है। मतलब काम एक बोझ नहीं है, जिंदगी का हिस्सा है। बिल्कुल, उनका काम ही उनकी पहचान का एक हिस्सा है। और यही जुड़ाव, यही मकसद लंबी उम्र का एक बहुत बड़ा कारण माना जाता है। तो अगर ये मकसद इतना शक्तिशाली है, तो क्या दुनिया में ऐसी और भी जगह है? मुझे लगता है स्रोत में ब्लू जोन का जिक्र था। बिल्कुल सही जगह पहुंची हैं। ब्लू जोन, ये दुनिया के वो 5 इलाके हैं जहां के लोग औसत उम्र से कहीं ज्यादा जीते हैं। 5 इलाके? हाँ, 100 साल के होने वाले लोगों की संख्या भी वहां बहुत ज्यादा है। ओकिनावा तो इनमें से एक है ही, लेकिन इसके अलावा सार्डिनिया है इटली में, कोस्टा रिका में निकोया, ग्रीस में इकेरिया और कैलिफोर्निया में लोमा लिंदा। और इन सब में कुछ तो कॉमन होगा। हाँ, और जब रिसर्चर्स ने इन्हें स्टडी किया तो कुछ कमाल की बातें सामने आई जो सब में कॉमन थी। जैसे कि डाइट? डाइट तो है, पर शायद वो सबसे जरूरी चीज नहीं है। अच्छा। सबसे बड़ी कॉमन चीज है एक मजबूत सामाजिक जुड़ाव। ओकिनावा में इसे मोआई कहते हैं। मोआई, ये मतलब बचपन के दोस्तों का एक ऐसा ग्रुप होता है जो जिंदगी भर एक दूसरे का साथ देता है, आर्थिक रूप से भी और भावनात्मक रूप से भी। वाव। इसके अलावा हल्का फुल्का रोज का व्यायाम और, जैसा हमने बात की, जीवन में एक मकसद, एक इकिगाई, ये वो चीजें हैं जो इन सभी जगहों के लोगों को जोड़ती हैं। चलिए ओकिनावा की डाइट पर वापस आते हैं। उनकी एक कहावत है, हारा हाची बू, जिसका मतलब है अपना पेट सिर्फ 80% तक भरो। ये सुनने में तो बहुत आसान है, पर आज की जिंदगी में ये बहुत मुश्किल लगता है ना? बहुत मुश्किल। और ये सिर्फ इच्छा शक्ति की बात नहीं, आदत और माहौल की बात है। इसके पीछे का विज्ञान तो साफ है। जब हम थोड़ा कम खाते हैं तो हमारे पाचन तंत्र को आराम मिलता है, शरीर में ऊर्जा बचती है और कोशिकाओं के बूढ़े होने की प्रक्रिया धीमी हो जाती है। लेकिन इसे आदत कैसे बनाएं? उनका पूरा कल्चर इसमें मदद करता है। जापान में खाना अक्सर छोटी छोटी कटोरियों और प्लेटों में परोसा जाता है। अच्छा। तो आपको लगता है कि आपने बहुत सारी चीजें खाई, पर असल में कुल मात्रा कम होती है। ये एक तरह की मनोवैज्ञानिक ट्रिक है जो ज्यादा खाने से बचाती है। और इस 80% में होता क्या है? उनका खाना एक इंद्रधनुष जैसा होता है। इंद्रधनुष? हाँ, मतलब बहुत सारी अलग अलग रंग की सब्जियां। स्रोत बताते हैं कि ओकिनावा के लोग हफ्ते में औसतन 200 से ज्यादा तरह की चीजें खाते हैं। 200? जी, जिसमें बहुत सारे पौधे और जड़ी बूटियां शामिल हैं। उनके खाने की बुनियाद है
शकरकंद, टोफू, हरी सब्जियां, मछली हफ्ते में 2-3 बार, लेकिन मांस बहुत कम, और चीनी तो लगभग न के बराबर। और वो शिकवासा और सानपिंचा? हाँ, 2 खास चीजें। शिकवासा एक खट्टा फल है, एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर, और सानपिंचा मतलब जैस्मिन वाली ग्रीन टी, जो वो दिन भर पीते रहते हैं। खाने के साथ साथ मानसिकता की भी बात की गई है। स्रोत में एक लाइन है, तनाव लंबी उम्र का हत्यारा है। ये तो हम सब जानते हैं, लेकिन क्या इसका मतलब है कि जिंदगी में कोई तनाव होना ही नहीं चाहिए? नहीं, और यहीं पर एक बहुत दिलचस्प बारीकी है। स्रोत बताते हैं कि लंबे समय तक चलने वाला तेज तनाव, जैसे नौकरी का स्ट्रेस या किसी बुरे रिश्ते का तनाव, हाँ, वो सच में कोशिकाओं को नुकसान पहुंचाता है और हमें जल्दी बूढ़ा करता है। लेकिन थोड़ी मात्रा में तनाव, जिसे यूस्ट्रेस कहते हैं, वो असल में फायदेमंद है। मतलब अच्छा तनाव? एक तरह से हाँ, जैसे कोई नई स्किल सीखने की चुनौती या किसी डेडलाइन को पूरा करने का दबाव। ये हमारे दिमाग और शरीर को चुस्त रखता है, हमें सुस्त नहीं पड़ने देता। ये तो हुई शरीर की बात। दिमाग के बारे में क्या? स्रोत में सक्रिय मन, युवा शरीर की बात है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है कि आपका शरीर उतना ही युवा महसूस करता है जितना आपका दिमाग। अच्छा। अगर आप अपने दिमाग को रोज नई चुनौतियां नहीं देंगे तो वो एक तरह से रिटायर हो जाता है, और उसका असर शरीर पर भी दिखता है। दिमाग को जवान रखने का तरीका है, उसे आराम मत करने दो। कुछ नया सीखते रहो। हाँ, कुछ नया सीखो, कोई पहेली सुलझाओ, लोगों से बात करो, अपनी रोज की रूटीन को थोड़ा बदलो। जब दिमाग नए न्यूरल कनेक्शन बनाता है तो वो सचमुच जवान बना रहता है। स्रोत में एक और चीज का जिक्र है जो मुझे बहुत दिलचस्प लगी, फ्लो। ये वही एहसास है ना, जब आप कोई काम कर रहे हो और अचानक घड़ी देखते हैं तो 4 घंटे बीत चुके होते और आपको पता भी नहीं चलता। बिल्कुल। मनोवैज्ञानिक मिहाई सिक्जेंथमिहाइलिन ने इसे फ्लो की अवस्था कहा है। ये वो पल है जब आप जो कर रहे हैं और आप जो हैं उसके बीच का फासला मिट जाता है। आप काम नहीं कर रहे होते, आप खुद काम बन जाते हैं। एकदम सही। और यही वो अवस्था है जहां इंसान को सबसे गहरी खुशी और संतुष्टि मिलती है। इकिगाई का एक बहुत बड़ा हिस्सा इसी फ्लो को अपनी जिंदगी में ढूंढना है। लेकिन इस अवस्था तक पहुंचना आसान नहीं है। हमारे फोन पर लगातार नोटिफिकेशंस आते रहते हैं, ईमेल की बाढ़ आई रहती है। इस डिजिटल शोर के बीच फोकस करना ये आज के समय की सबसे बड़ी चुनौती लगती है। हाँ, और ये आज के दौर के लिए बहुत जरूरी सवाल है। स्रोत फ्लो में जाने के लिए कुछ रणनीतियां बताते हैं। पहली, ऐसा काम चुने जिसमें चुनौती हो। चुनौती? हाँ, अगर काम बहुत आसान होगा तो आप बोर हो जाएंगे, और अगर बहुत मुश्किल होगा तो आप निराश होकर छोड़ देंगे। चुनौती आपके कौशल से बस थोड़ी सी ज्यादा होनी चाहिए। ठीक है, ये समझ में आता है, जैसे कोई गेम खेल रहे हो, अगला लेवल हमेशा थोड़ा मुश्किल होता है। बिल्कुल सही एनालॉजी है। और दूसरी रणनीति भी गेम से ही जुड़ी है। एक साफ और पक्का लक्ष्य होना, आपको पता होना चाहिए कि आपको करना क्या है। और तीसरी, जो आपकी बात का सीधा जवाब है, एक समय में सिर्फ एक काम पर ध्यान देना। मल्टीटास्किंग एक मिथक है, एक धोखा है। एक धोखा? हाँ, हमारा दिमाग एक साथ 2 काम कर ही नहीं सकता, वो बस उनके बीच तेजी से स्विच करता है, और इस स्विचिंग में हमारी 60% तक प्रोडक्टिविटी और बहुत सारी मानसिक ऊर्जा बर्बाद हो जाती है। इसके कुछ असल जिंदगी के उदाहरण हैं स्रोत में? बेहतरीन उदाहरण है। जापान के ताकुमी यानी माहिर कारीगरों को देखिए, या जीरो ड्रीम्स ऑफ सुशी वाले शेफ जीरो ओनो, जो 90 की उम्र में भी रोज सुशी बनाते हैं क्योंकि वही उनका इकिगाई है। या फिर महान एनिमेटर हायाओ मियाजाकी। बिल्कुल। ये लोग कभी रिटायर नहीं होते क्योंकि उनका काम उनके लिए फ्लो का जरिया है। वो इसमें इतने खो जाते हैं कि वो इसे छोड़ना ही नहीं चाहते। तो मतलब अगर मैं सब्जी काटने में महारत हासिल कर लूं तो मैं भी अपना इकिगाई पा सकती हूँ? आपने बिल्कुल सही पकड़ा। ये तो एक राहत की बात है। इसी को स्रोत माइक्रोफ्लो कहते हैं। रोज के छोटे छोटे उबाऊ लगने वाले कामों में भी फ्लो खोजना। माइक्रोफ्लो? हाँ, बिल गेट्स के बारे में कहा जाता है कि वो रोज रात को बर्तन धोना पसंद करते हैं। उनके लिए वो एक मेडिटेटिव काम है। टोक्यो के एक एलिवेटर ऑपरेटर का जिक्र है जो अपने काम को इतनी शिद्दत और कला से करता है कि लोग उसे देखने आते हैं। वाह! यही छोटे छोटे फ्लो के पल मिलकर जिंदगी को मकसद से भर देते हैं। किताब के लेखक असल में ओकिनावा के एक गांव गए जिसे दीर्घायु का गांव कहते हैं। ओगीमी। हाँ, ओगीमी। वहाँ उन्होंने क्या देखा? उन्होंने देखा कि वहाँ की हवा में ही कुछ अलग था। लोग लगातार सक्रिय थे, लेकिन किसी को कोई जल्दी नहीं थी। सब मुस्कुरा रहे थे। समुदाय की भावना बहुत मजबूत थी। लोग अपने सब्जियों के बागीचों में काम कर रहे थे, औरतें मिलकर बुनाई कर रही थीं, और हर कोई किसी न किसी काम में लगा था।
कोई भी घर पर खाली और अकेला नहीं बैठा था। और जब उन्होंने वहाँ के सबसे बुजुर्ग लोगों से बात की तो उनकी जिंदगी का निचोड़ क्या था, उनकी सलाह क्या थी? उनकी सलाह बहुत सीधी सादी लेकिन बहुत गहरी थी। पहली बात, चिंता मत करो। चिंता मत करो, ये सुनने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन क्या ये थोड़ा ज्यादा सरल नहीं है? जिंदगी में असली समस्याएं होती हैं। सिर्फ ये फैसला कर लेने से क्या सच में फर्क पड़ता है? ये एक वाजिब सवाल है। जब वो कहते हैं चिंता मत करो, तो उनका मतलब ये नहीं है कि उनकी जिंदगी में समस्याएं नहीं हैं। अच्छा। उनका मतलब है कि समस्याओं को अपने ऊपर हावी मत होने दो। उनका ध्यान इस बात पर ज्यादा होता है कि क्या अच्छा है, न कि इस बात पर कि क्या बुरा है। वो छोटी छोटी चीजों का जश्न मनाते हैं। और उनकी दूसरी सलाह इसी से जुड़ी है, दोस्ती को सींचो। उनके लिए उनका मुआई यानी दोस्तों का समूह सबसे बड़ा सहारा है। हर रोज मिलना, बातें करना, एक दूसरे की मदद करना, ये उनकी जिंदगी का सबसे जरूरी इकिगाई है। मतलब अकेलापन, जो आज की सबसे बड़ी बीमारियों में से एक है, उसका इलाज, सबसे अच्छा इलाज। और क्या सीखा लेखकों ने? एक और जरूरी बात, जल्दबाजी में मत जियो, धीरे धीरे जियो। उनका मानना है कि जब आप हड़बड़ी छोड़ देते हैं तो जिंदगी पर आपका कंट्रोल बढ़ जाता है। और आखिरी बात, हमेशा आशावादी रहो, हर नए दिन के लिए शुक्रगुजार रहो, खूब हंसो। और शारीरिक सक्रियता के बारे में क्या? क्या ये लोग जिम जाते हैं? बिल्कुल नहीं। उनका राज जोरदार कसरत नहीं, बल्कि लगातार चलते फिरते रहना है। अच्छा। मतलब वो कसरत जो आप बिना जिम जाए करते हैं, चलना, बागबानी करना, सीढ़ियां चढ़ना। ओकिनावा के लगभग हर बुजुर्ग का अपना एक छोटा सा सब्जियों का बागीचा है। और जापान में वो रेडियो ताइसो भी है। हाँ, कमाल की चीज है। ये 5 मिनट का एक हल्का फुल्का व्यायाम है जो सालों से हर सुबह रेडियो पर प्रसारित होता है, और लोग पार्कों में, ऑफिसों में एक साथ मिलकर इसे करते हैं। तो ये सिर्फ कसरत नहीं है, एक सामाजिक गतिविधि भी है। बिल्कुल। यह न सिर्फ शरीर को खोलता है, बल्कि समुदाय की भावना को भी मजबूत करता है। तो अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटें तो इकिगाई कोई जादुई गोली नहीं है। नहीं, ये कोई बहुत बड़ा रहस्य नहीं है जिसे किसी पहाड़ की चोटी पर खोजना है। ये तो छोटी छोटी चीजों में मकसद और खुशी खोजने का नाम है। एकदम सही। यह समुदाय में है, सोच समझकर खाने में है, लगातार सक्रिय रहने में है, और अपने पसंदीदा काम में डूब जाने में है। तो कोई अपना इकिगाई कैसे खोज सकता है? ये एक सफर है। इसकी शुरुआत खुद से कुछ सवाल पूछने से होती है। स्रोत सलाह देते हैं कि एक लिस्ट बनाइए, वो कौन से काम है जिन्हें करते हुए आपको समय का पता नहीं चलता। जब आप वो काम करते हैं तो क्या आप अकेले होते हैं या लोगों के साथ? क्या उसमें आपके हाथ पैर चलते हैं या सिर्फ दिमाग? इन सवालों के जवाबों में ही कहीं आपका इकिगाई छिपा हो सकता है। अंत में स्रोत में महान जापानी कलाकार हुक्साई का एक जिक्र है। हाँ, जिन्होंने वो मशहूर ग्रेट वेव पेंटिंग बनाई थी। उन्हें लगता था कि 70 साल की उम्र से पहले बनाया उनका कोई भी काम इतना खास नहीं था। वो कहते थे कि उनका असली काम तो अब शुरू हुआ है। और उन्होंने उम्मीद जताई थी कि जब वो 110 साल के होंगे तब उनकी बनाई हर एक लाइन, हर एक डॉट में जिंदगी होगी। वो उस उम्र तक नहीं पहुंचे, लेकिन ये बात एक बहुत गहरा सवाल छोड़ जाती है। क्या हो अगर किसी का सबसे सार्थक काम और सबसे सुखद साल अभी आने वाले हों, चाहे उम्र कुछ भी हो? अगर किसी को ये विश्वास हो कि उसकी जिंदगी की सबसे बेहतरीन रचना 90 या 100 साल की उम्र में बनेगी, तो वो आज अपनी जिंदगी को किस नजरिए से जिएगा? तो दोस्तों, ये था इकिगाई का वो फॉर्मूला जो कहता है व्यस्त रहने में ही खुशी है। याद रखिए, जिस इंसान के पास जीने की वजह होती है वो किसी भी हाल में जी सकता है। हमें उम्मीद है कि द बुक पॉड का ये एपिसोड सुनने के बाद आप सिर्फ पैसा कमाने के लिए नहीं, बल्कि अपने मकसद यानी पर्पस के लिए काम करेंगे। अगर आज आपको जीवन जीने का नया नजरिया मिला है तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और लाइक बटन दबाकर हमें बताएं कि आप अपनी इकिगाई ढूंढने के लिए तैयार हैं। इस वीडियो को अपने उन दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें जो हमेशा अपनी जॉब या लाइफ से शिकायत करते रहते हैं। ये वीडियो उन्हें नई दिशा देगा। और अब आज का वो सवाल जो आपको गहराई से सोचने पर मजबूर कर देगा। लेखक कहते हैं कि हर इंसान का एक इकिगाई होता है, बस उसे पहचानने की देर है। तो हमारा सवाल आपसे ये है, और इसका जवाब आपको बहुत ईमानदारी से नीचे कमेंट बॉक्स में देना है। वो कौन सा एक काम है जिसे करते वक्त आपको समय का पता ही नहीं चलता, जिसे आप इतना प्यार करते हैं कि अगर आपको उसके पैसे ना भी मिले तब भी आप उसे जिंदगी भर करना चाहेंगे? वही आपकी इकिगाई हो सकती है। उसका नाम कमेंट में लिखें।
देखते हैं आप अपने पैशन को कितना जानते हैं। कमेंट जरूर करें। मैं आरके और मैं काजल आपसे फिर मिलेंगे एक नई किताब और नई प्रेरणा के साथ। तब तक के लिए अपनी इकिगाई ढूंढिए और खुश रहिए। धन्यवाद।